G20 के बाद P20 की शुरुआत भारत में हो चुकी है और इसका आगाज यशोभूमि में खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। इस समिट में तकरीबन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कल इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस वक्त हम यशोभूमि में हैं, उस फ्लोर पर हैं जहां पर डेलीगेट्स पहुंचेंगे और डेलीगेट्स जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ भारत की छवि को देखेंगे, किस तरह से भारत के उत्कृष्ट उत्पाद को देखेंगे। तमाम ऐसी स्टॉल जो है वो इसी फ्लोर पर लगाई गई है और यही वो एंट्रेंस होगा जिस एंट्रेंस के जरिए वो इस फ्लोर पर पहुंचेंगे। बाकी और कार्यक्रम जो हैं वो भी इस फ्लोर के अलग अलग हॉल्स में बनाए गए हैं। हालांकि यशोभूमि का ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये बहुत बड़ा और बहुत व्यापक है। यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं रखी गई हैं जिनसे यहाँ आने वाले डेलीगेट्स यहाँ लाभान्वित होंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं उस स्टॉल की ओर जहाँ पर देश की उन तमाम कलाकृतियों को रखा गया है, जिनके उत्पाद रखे गए हैं और आखिर जानते हैं क्या कुछ है। इस वक्त हम खादी इंडिया ग्रामोद्योग के इस स्टॉल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में बनाए जाने वाले तमाम उत्पाद हैं, तमाम प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो या ग्रीन कॉफ़ी हो, ये सब कुछ यहाँ पर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तमाम ऐसे कॉटन के और खादी के वस्त्रों की श्रृंखला भी रखी गई है, साड़ियाँ भी रखी गई हैं, तो सदरियाँ भी रखी गई हैं। उसके अलावा तमाम ऐसे प्रोडक्ट जैसे आयुर्वेद के तेल हो या फिर हनी हो, उन्हें यहाँ रखा गया है। उसके साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी और तमाम ऐसे नीम पैक जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ये सब कुछ नेचुरल है और कहीं ना कहीं भारत के उन ग्रामीण परिवेशों से आते हैं जिसकी परिकल्पना और संकल्पना महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने की है और यही दिखाने की कोशिश यहाँ पर भी है। जो डेलीगेट्स यहाँ पहुँचेंगे और उन डेलीगेट्स के सामने भारत की वो अनुपम अद्वितीय छटा दिखाई देगी और यही छटा दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। खादी का मतलब है कि खादी इंडिया के जरिए कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश को लाभान्वित करना, और यही दिखाता है ये चरखा और चरखे पर सूत काटते हुए ये बाबा, जहाँ पर सूत काटे जा रहे हैं। इन्हीं सूतों से जो धागे हैं उन धागों से इन कपड़ों की बुनाई होती है और कहीं ना कहीं ये कपड़े ग्रामीण परिवेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़े लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जब इन कपड़ों की खरीद होती है और ये कपास के इन धागों से बने कपड़े उन किसानों तक इसकी कीमत पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी पर भी ये बड़ा असर डालती है। तो इसी के साथ अगली स्टॉल की ओर चलते हैं। अगली स्टॉल जो है वो, चूँकि यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियों की स्टॉल है और इस स्टॉल पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, तमाम ऐसे सामान हैं, तमाम ऐसी ज्वेलरीज़ हैं जो यहाँ पर दर्शाई और दिखाई गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ज्वेलरीज़ को, ये आर्टिफिशियल्स ज्वेलरीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भदोही यानी उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह की अलग अलग, और कश्मीर, तमाम जगह की कलाकृतियों को यहाँ पर सजाया और संवारा गया है। कहीं ना कहीं अगर आप इस कालीन को देखते हैं तो कश्मीर की झलक आती है, इसको देखते हैं तो कश्मीर की झलक आती है, तो यहाँ पर मुरादाबाद की झलक दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ राजस्थान दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को समेटने की एक कोशिश है। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जो कलाकृतियाँ वहाँ प्रसिद्ध हैं, जो कलाकृतियाँ वहाँ फेमस हैं, उनको यहाँ लाने की कोशिश, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको दर्शाने की कोशिश और एक समूचे भारत को उकेरने की कोशिश और कवायद इस P20 में की जा रही है। कारण ये है कि जो विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स भारत को देख सकें, भारत को महसूस कर सकें, ये जान सकें कि भारत में क्या कुछ है। तमाम आप देख सकते हैं ये औषधियाँ हैं, मसाले हैं। चूँकि कहा भी जाता था भारत में मसालों की बिक्री के लिए ही अरब हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये यहाँ पहुँचे थे, बाद में शासन भी यहाँ करने लगे। तो कहीं ना कहीं इन मसालों की बिक्री से लेकर और भारतीय उत्पाद तक ये सब कुछ आपको यहाँ के स्टॉलों में मिल जाएगा। अगली स्टॉल जो है उस स्टॉल का हम रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं हथकरघा यानी हाथ से बुनाई। क्या बुन रहे हैं? स्टॉल है सर, ये स्टॉल जी। ये सूती है या वूलन? वूलन का सर, ये वूलन का है जी जी। कितने दिन में एक स्टॉल तैयार होती है? हाँ, डिपेंड करता है सर डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइन क्या बना रहे हो। वैसे अगर थोड़ा इजी रहेगा तो एक दिन में भी हो जाता है,
ज़्यादा भारी होगा, 2 दिन भी लगते हैं, 4 भी लगते हैं, हफ्ता भी लगता है, डिपेंड करेगा डिज़ाइनिंग के ऊपर, क्या डिज़ाइनिंग क्या है। अभी लगभग यहाँ जितनी स्टॉल्स रखी हुई हैं ये सब आपने बनाई हैं? जी सर, कारीगरों ने बनाई है और भी हमने भी बनाई है और भी भाई लोग हैं हमारे। अच्छा, जी जी। तो इसकी कीमतें क्या आती हैं सर? बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं? हाँ, कीमतें सर 1250 से है रेंज। 1250 स्टॉल की सॉल जो है 1800 से शुरू है। तो आप देख सकते हैं ये हाथों से बुनी हुई शॉल और तमाम ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं जहाँ पर 1250 से इनकी कीमत रखी गई है। और ये स्टॉल्स जो हैं इनको इसी हथकरघे से बुना जाता है और ये भारत के उस समृद्ध भारत की एक पहचान है जहाँ ग्रामीण परिवेश में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब ये ग्रामीण परिवेश से निकल के मॉल, शॉपिंग मॉल्स तक पहुँच चुकी हैं। इन्हें विदेशों तक पहुँचाने का जो जरिया है वह एक ये P20 को भी रखा गया है, क्योंकि ये तमाम भारत की वो कलाकृतियाँ, हस्तकृतियाँ हैं जिन्हें भारत के विभिन्न कोनों से लेके आए हैं और इनका मकसद है कि आने वाले डेलीगेट्स इन कलाकृतियों को देखें और देखने के बाद ये समझें कि किस तरह से इन कलाकृतियों का क्या महत्व है और उनकी कीमत क्या है। और भारत में अगर ये कलाकृतियाँ और आकृतियाँ या फिर हस्तकरघा की ये चीज़ें बिकती हैं और बिक्री होती है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ किसानों को होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा, जिसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ। चूँकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग आए हैं। बनारस से आए हैं गुलाबी मीनकारी के लिए। ये कफलिंग आप देख सकते हैं, ये आपको जो बाइडेन के पास भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गिफ्ट किया है। और आपको मैं बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं और इस काम में काफ़ी वर्षों से हैं। कितने साल हो गए आप? ये कला मेरी तो 6वीं पीढ़ी है इस कला की, और मैं तो बचपन से ही ये कला कर रहा हूँ काम। अभी फ़िलहाल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पहले तो शायद इन कामों की उतनी कीमत, उतनी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में ये तमाम ऐसी कलाकृतियां हैं जो सामने आ रही हैं, विदेशों तक पहुंचाई जा रही हैं और उसकी काफ़ी वैल्यूएटेड चीज़ें भी मिल रही हैं। हम लोग तो सबसे पहले तो हम तो मोदी जी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि देश विदेश के लोगों को हम लोग की बनी चीज़ें गिफ्ट करते हैं और जिससे काफ़ी ये चीज़ें हाईलाइट हैं। इनकी कास्ट क्या आती होगी? अलग अलग है, जैसा काम है उसी हिसाब से कॉस्टिंग है। जैसे ये एक हम मयूर को लें तो इसकी कास्ट क्या आएगी? ये 6,600 रुपये। ये पूरे चांदी के ऊपर गुलाबी मीनाकारी। ये हाई टेम्परेचर वाला ग्लास होता है, इसकी पूरी कोटिंग की गई है, मतलब मीनाकारी। और उसमें भी आपको ये जो गुलाबी दिख रहा है, ये हम ही बनारस वाले लोग, जो हम ही लोग के पूर्वजों ने डेवलप की थी, ये उसी के गुलाबी मीनाकारी और इसी का गुलाबी को जीआई किया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाबी मीनाकारी के तमाम ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे इयरिंग हो या फिर आपके शोकेस में रखे जाने वाली चीज़ें हों या फिर ये हार हों, श्रृंगार हों। ऐसे फिंगर करिए। और ये देखिए, ये आर्ट और टेक्निक का दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आर्ट और टेक्निक का कॉम्बिनेशन आपको साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इससे जो आने वाले यहाँ पर डेलीगेट्स हैं उन्हें भी ये चीज़ें दिखाई देंगी और दिखाई देने के साथ भारत की इस कलाकृति को वो अपने देश तक लेके जाएंगे। और इससे लाभ सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ग्रामीण परिवेश या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ के उन छोटे कारीगरों को होंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे थे, और इसका बहुत बड़ा स्कोप आर्थिक तौर पर उनके लिए दिखाई देगा जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस पेशे से जुड़े लोगों को ये स्कोप दिखाई देगा तो उसका लाभ आर्थिक तौर पर देश को भी होगा। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ बना रहे हैं आप? हम सर ये ऊँट के चमड़े के ऊपर मनोदी काम कर रहे हैं। सोने की नक्काशी का वर्क कहलाता है। ये उस्ता कला बीकानेर राजस्थान का परंपरागत वर्क है हम लोगों का। ये आप राजस्थान से आए हैं? जी सर। तो ये ऊँट का जो चमड़ा होता है उसकी खाल होती है जी, उसको इस तरह से ये सब ऐसे पहले ये डिज़ाइन को हम एक अपनी परंपरागत उस्ता कला के शैली के अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा। उस डिज़ाइन करने के बाद में इस पर ये एम्बोज वर्क होता है। एम्बोज वर्क करने के बाद में सोने का वर्क लगाया जाता है इस पर। तो सोने का वर्क लगाया जाता है। जी हाँ। इसकी कास्ट क्या आती होगी? ये तो जैसे कोई आइटम पर है, जैसे हर मेरे पास में 1000 रुपये से लेके और 1 लाख रुपए तक का सामान अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में इसकी जो वैल्यू
आप बनाते हो, तमाम परिश्रम लगता है, तमाम वस्तुएं लगती हैं, धातुएं लगती हैं, उसके बाद मार्केट वैल्यू के तौर पर अगर आप देखें तो क्या अब तक प्रमोशन इनका हो पा रहा था? बिल्कुल सर, प्रमोशन तो हो ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और कुछ इसमें क्या क्या होता है कि जैसे जब मार्केटिंग करने में और एक कलाकार में, दोनों में फ़र्क होता है। हम लोग कलाकार हैं, हम लोग कला करते हैं ज़्यादा, और मार्केटिंग जैसे मार्केटिंग के हिसाब से उसकी जो उस लागत आती है, जो उसके ऊपर मेहनत की जाती है, उस हिसाब से उसकी हम कॉस्ट निकाल देते हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तमाम ऐसी कलाकृतियों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वो जब भी किसी समारोह में जाते हैं और इस तरह की प्रदर्शनियां लगी रहती हैं तो कुछ ना कुछ आइटम वो खरीदते हैं, उनसे बात करते हैं कलाकारों से। तो एक प्रमोशन का जो माध्यम है वो खुद प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे आप यहाँ पर P20 समिट में आए हैं, इसके पहले G20 समिट में भी थे। तो इस तरह के समिट आयोजनों से जो प्रमोशन हो रहा है वो कितना लाभकारी हो रहा है आप लोगों के लिए? सर ये जो ये नयापन है हमारे देश के अंदर, जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये प्रोग्राम पहली दफ़े इस तरीके से हो रहे हैं। इससे हम लोगों को, जो आर्टिस्ट है, उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित है इस काम से। तो इसमें से हर, जैसे यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ से देश विदेश के सभी नागरिक आए, इस कला को देखा, और उस्ता कला क्या होती है इस चीज़ को उन्होंने पहचाना। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और उस्ता कला की तमाम ऐसी कलाकृतियां यहाँ पर रखी हैं, वो बैंगल्स हों, अगर मैं उनका जिक्र करूं, इसकी कीमत क्या होती होगी? सर इसकी कीमत लगभग जैसे ना हर पोजीशन पे होती है। जो 22 कैरेट में भी बनता है ये, उससे छोटे फिर 18 कैरेट के अंदर, 16 कैरेट के अंदर, इसके तमाम जैसे हर कैरेट जैसे जैसे घटता जाता है इसकी कीमत भी कम होती रहती है। अभी इस बैंगल की कीमत क्या होगी? करीब करीब 1500 से 2000 रुपये पर पैर। पर पेयर जी। तो ये देख सकते हैं उस्ता कला का ये बैंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये नाइट लैंप और तमाम ऐसी कलाकृतियाँ, दर्पण, आईने, और इन सभी को उस्ता कला के जरिए बनाया जाता है। विदेशों में तमाम घरों में ये लोग लेकर जाते हैं। और आज भी जब P20 समिट यहाँ पर शुरू हो रहा है और इनकी प्रदर्शनी है तो इसकी बिक्री तो होगी ही, साथ ही साथ इस कला का प्रमोशन भी होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब एक साफ है कि कलाकार, हस्तकलाकार, हस्तकलाएं, इस देश की तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं का जुड़ाव सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश से होता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, ये छापा आपने गांव में देखा होगा और तमाम दीवारों पर लगाते बच्चों को देखा होगा, और वही कलाकृति यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद खत्री, अजरकपुर, कच्छ, गुजरात से। आप गुजरात से आए हैं। ये गुजरात की कौन सी कला है? ये अजरक प्रिंट है। ये कला बहुत पुरानी है और 5000 साल पुरानी है। इसका प्रमाण वो जो पुराने मोहनजोदड़ो और धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा में जो कलाएं मिली हैं, जो धरोहर मिली है, उसमें इन कलाओं का जिक्र होता है और धौलावीरा की सभ्यता से सभी वाकिफ़ हैं। और ये वही कलाकृति है, गुजरात से आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं। P20 समिट चल रहा है, इसके पहले G20 समिट था, वहाँ पर भी तमाम गुजरात की कलाकृतियों को लोग लेकर आए थे, यहाँ पर भी लेकर आए हैं। वैश्विक स्तर पर लगातार भारत की इन कलाकृतियों को बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उससे कितना बेनिफिट आप महसूस करते हैं? हाँ, लोगों को काफ़ी सारा रोज़गार मिल रहा है इससे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मेरा नाम मन की बात में लिया था, तब से ये बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को एक चीज़ का पता चला कि ऐसी भी कला अपने देश के अंदर हो रही है। और इसकी वजह से ये क्या है, ये मैं जो लाया हूँ वो ट्रेडिशनल है, वो पुराने में पुरानी है। इसके बाद इनमें से कॉन्टेम्परेरी और इनमें से फिर फैशन, कि यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी उठा के फैशन में इस्तेमाल हो रही है और काफ़ी लोग ये कपड़े पहन रहे हैं अभी। इसकी कास्ट क्या आती रही होगी? कॉस्ट जैसा काम होता है उस हिसाब से होती है। 200 रुपये से मीटर लेके करीब कपड़ा जो है वो 500-600 रुपये मीटर हो जाता है। फिर सिल्क में भी काम होता है, वूल में भी होता है, करीब 2500 रुपये मीटर का भी कपड़ा वो वेलवेट वगैरह का हो जाता है। पहले इसकी वैल्यू कितनी मिलती थी, अभी क्या मिल रही है? पहले तो हम लोग ये जो लोकल लोग थे ना उनका काम करते थे, और तब ये जो काम था वो थोड़ा केमिकल में भी था, और केमिकल का काम सस्ता भी होता था। तो अपने जो ये जो इंडिया में
या दुनिया में कुछ मार्केट है, कुछ हायर मार्केट है, कुछ मिडिल मार्केट है, कुछ लोअर मार्केट है, उसमें हर तरह का कपड़ा बिकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि शरीर को नुकसान नहीं करती, ऑर्गेनिक होती है। और फिर इसमें ही केमिकल होते हैं, केमिकल में ये डुप्लीकेट करते हैं, वो निचली मार्केट में बिकती है। लेकिन इसका जो लगाव है लोगों को, तो भले यही मॉडल हो केमिकल का हो, सस्ता मिलता है तो लोग ले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आजकल तो केमिकल भी इको फ्रेंडली आने लगे, तो शरीर को कम नुकसान करते हैं। तो देखिए ये धौलावीरा की वो कलाकृतियों से बने हुए कपड़े यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टॉल्स दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये छापों के ज़रिए इन्हें यहाँ पर उकेरा गया है। और आप एक बात समझिए कि ये ग्रामीण परिवेश के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी तक एक गांव में, कस्बों में ये कला थी। हालांकि गुजरात की बहुत पुरानी कला है, लेकिन वहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की जो इन्होंने ठानी, उसको सरकार कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रही है। आज P20 समिट में ये स्टॉल है और इस बात का सबूत है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए डेलीगेट्स के सामने जब ये इन चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक छाप जरूर छोड़ेंगे कि भारत ने सजो कर रखा है अपनी उन धरोहरों को, जिन धरोहरों को बाकी दुनिया भूल चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे तमाम ऐसे क्राफ्टमैन्स हैं, तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने ग्रामीण परिवेश या वहाँ के भौगोलिक परिवेश से जुड़ी हुई कलाकृतियों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है। मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट, जो कि ट्राइबल आर्ट है, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। उसकी आए हुए वस्तुएं यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको बिक्री में भी लगाया गया है। दूसरा ये कि उन्हें प्रदर्शित कर जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनके सामने भी रखा जाएगा। और ये आप देख सकते हैं तमाम ऐसी पेंटिंग्स हैं। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये एक्चुअली पेपर में बनी हुई है। पेपर पे। ये क्या दिखा रहे हैं आप, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सी पेंटिंग है ये? एक्चुअली ये गोंड ट्राइबल पेंटिंग है। और इसकी कीमत क्या आती होगी सर? सबकी अलग अलग कीमत है। कैनवास, इस छोटे पेपर्स, बड़े पेपर्स, सबके अलग अलग प्राइसिंग है। और ये बाकी और जो चीज़ें हैं ये कहाँ? सर आपकी ये डिपार्टमेंट है ट्राइफेड, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। इंडिया भर में हम जानते हैं कि ट्राइबल आर्टिसन बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम बनाते हैं, तो उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले और सेल कर रहे हैं। आइए हमारे साथ और एक एक करके, ये आइटम कहाँ से है और किधर से आया है? जैसे ये आइटम राजस्थान से आता है, मीनाकर इसको बोलते हैं। जयपुर की मीना ट्राइब जो होती है वो इनको बनाते हैं। तो ये सब आइटम्स है जो घरों में बहुत अच्छा डिस्प्ले रहता है, गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत आइटम यूज़ करते हैं। और इन सारे आइटम्स से जो भी पैसा हमें जनरेट होता है वो आर्टिसंस को ही जाता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या है और ये किस तरह से, आप कौन सी ट्राइब का है? ये वेस्ट बंगाल का कुशमुंडी मास्क होता है। जैसे ये हम देखेंगे, ये असम का एक ज्वेलरी आइटम है, ये डोकर के आइटम्स हैं। तो ये पूरे भारत भर से अलग अलग राज्यों से ज्वेलरी के पीसेज आते हैं जो ट्राइबल आर्टिसन बनाते हैं। हर एक नेकलेस के पीछे एक मैसेज है। हर एक नेकलेस में बनाने वाले महिलाओं के बहुत दिनों का काम है, जिसको हम प्रमोट करते हैं ट्राइफेड के माध्यम से। वो जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो एक डोकरा आइटम है जो छत्तीसगढ़ राज्य से बुल की एक अलग ही एक महत्वाकांक्षा, एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ये छत्तीसगढ़ से आई हुई ये छत्तीसगढ़ का है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कर्नाटक का बीजली आइटम्स है। ये ऊपर से सिल्वर का काम हो रखा है। तो अलग अलग ट्राइबल एरिया से प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं। ये राजस्थान का बैग है, बंजारा बैग इसको बोलते हैं। इसको इंडिया में काफ़ी लोग परचेज़ करते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। यहाँ पर कुछ साड़ियाँ भी रखी हुई हैं और ये कुछ जरी की साड़ियाँ हैं। ये कहाँ से आई हैं? साड़ी इसका एक बार बता दीजिए। ये महाराष्ट्र से हैं। और इस साड़ी को क्या कहते हैं, क्या नाम है इस जरी वाली साड़ी को? ये महाराष्ट्र की है, भंडारा साड़ी है। भंडारा साड़ी है। हाँ तो ये देख सकते हैं इस तरह से जरी की ये साड़ियाँ भी ट्राइबल्स की उन पहचान के लिए है। और इस भारत के तमाम विभिन्न कोनों से आए हुए तमाम यहाँ पर कलाकृतियाँ, चाहे वो आप ये बम्बूज देख सकते हैं, इन पर भी कलाकृतियाँ बनाई गई हुई हैं। क्या है ये? इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसको अगर हम ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे एक आवाज़ आती है। तो गार्डन में लोग जो वॉक करने जाते हैं, इसको अपना हाथ फैला के आराम से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो अभी हमने G20 में भी एक एग्जीबिशन की थी थोड़े दिन पहले, 8 और 9 सितंबर को। वहाँ पे भी और आज भी P20 में डेलीगेट्स की बहुत अच्छा फीडबैक रहा है कि इसको हेल्दी वॉक के लिए, हेल्दी वॉक के टाइम पे यूज़ करने से बहुत एक अच्छा उनको फीडबैक रहा है।
देखिए ये मैं इसको रोल कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और इसमें से एक आवाज़ आ रही है। शायद ये आवाज़ हमारे माइक्रोफोन के ज़रिए कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही होगी। तो इस तरह की आवाज़ इस तरह के बम्बूज से आती है और ये भारत की ही तकनीकी है और ये भारत में ही ईजाद की जा सकती है। और इसी तरह यहाँ पर ट्राइबल्स से आई हुई, मतलब जो जाति जनजाति हैं, आदिम जातियां हैं भारत में, विभिन्न कोनों में रहती हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में रहती हों, चाहे वो राजस्थान में रहती हों, चाहे मध्य प्रदेश में रहती हों या गुजरात में रहते हों, उनकी बनाई हुई वस्तुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर इस P20 समिट के जरिए ही सही, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक पहचान देने की कोशिश है और ये कोशिश भारत सरकार की है, ये कोशिश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है, ये कोशिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।